नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगली एरिया में अब तक आप लोगों ने सुना कि जंगल के एरिया में हर्षवर्धन और अनाया के लोगों को चारों ओर से जानवर घेर लेते हैं और विक्की और जितेंद्र राणा बकवास कर रहे थे। जाहिर सी बात है, उन्हें हल्का सा डर भी लग रहा था। अनाया ने यहाँ आने से पहले उन्हें कुछ बताया भी नहीं था कि जगह कौन सी है, यहाँ पर क्या है। वह बस उसके पीछे पीछे आ गए थे। अगर उन्हें हल्का सा भी खतरे का अंदाजा होता तो वह पहले ही सारी तैयारी करके आते। यह मामूली जानवर और लोग उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वह उनकी नज़रों में चींटी बराबर थे। बात सिर्फ इतनी थी कि वह तैयारी के साथ नहीं आए थे। अगर वह अपने लोगों के साथ आते तो शायद ये सिचुएशन इतनी परेशानी भरी नहीं होती। तभी अनाया अपने हाथ में पकड़े हुए टैबलेट को हर्षवर्धन को दिखाते हुए बोली, वैसे अभी कुछ वक्त इस पर निगरानी रखो, मैं इन जानवरों को रास्ते से हटती हूँ। तभी हर्षवर्धन उसकी बात सुनकर गंभीर आवाज में बोला, बीवी तुम क्या करना चाहती हो? तभी अनाया ने पीछे खड़े हुए रोबोट सुजुकी से कहा, जरा वह फ्लूट तो देना। रोबोट शिजुका ने भी तुरंत एक जैड में तरासी हुई बांसुरी अनाया के हाथ में रख दी। अनाया ने बांसुरी को गौर से देखा। यह नीले और आसमानी रंग की जैड से बनी हुई बांसुरी थी, जिसके कोने पर ब्लैक और व्हाइट मोतियों की माला लटक रही थी, जिसके नीचे भी एक बहुत यूनिक सा पेंडेंट लटक रहा था। ये बांसुरी दिखने में ही किसी एंटीक की तरह थी, लेकिन इसके सुर के हॉल बिल्कुल यूनिक थे। अनाया ने उसे गौर से देखा, फिर अपने होठों पर लगाते हुए उसमें हवा फूली और थोड़ी ही देर में आसपास के एरिया में एक मधुर धुन सुनाई देने लगी। वह धुन इतनी मनमोहन थी कि अगर कोई गौर से एक बार सुन ले तो उस धुन के मोह में पागल ही हो जाए। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने देखा कि जो जानवर उन्हें घेर कर देख रहे थे और उन पर गरज रहे थे, वह चुप हो गए, जैसे उनके कानों में कोई मधुर संगीत सुनाई दे रहा हो। हर कोई बस अनाया को देख रहा था, जो चारों ओर खतरनाक जानवर से घिरी होने के बाद भी इस तरह से बांसुरी बजा रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। सामने जो लोग लड़ रहे थे वह भी रुक गए। हर कोई अनाया को देख रहा था। इस बार तो हर्षवर्धन का हाल भी कुछ अलग नहीं था। वह भी कंफ्यूजन से अपनी बीवी को देख रहा था। जाहिर सी बात है, उसे उसकी बीवी पर यकीन था। उसे पता था कि उसकी बीवी मेडिसिन मास्टर है, फाइटिंग मास्टर है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि वह एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन है। हालांकि उसे यह समझ नहीं आया कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में अनाया म्यूजिक क्यों बजा रही है। लेकिन जैसे जैसे उसने म्यूजिक सुना, उसे समझ आ गया कि जरूर इस म्यूजिक में कोई खासियत है। अनाया वर्ल्ड की टॉप फर्स्ट मेंटालिस्ट थी। उसे लोगों के दिमाग के साथ खेलना पसंद था। उसे पता था लोगों को हिप्नोटाइज कैसे किया जा सकता है, लोगों के मन में कैसे झांका जा सकता है, या फिर कह सकते हैं उसे लोगों के दिल की गहराइयों में उतरना का अनुभव था। यही वजह थी कि उसे खास तरह के म्यूजिक की भी नॉलेज थी। उसे सम्मोहन म्यूजिक की बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। अनाया जैसे वह अपनी आंखों से लोगों को सम्मोहित करती थी, वैसे ही वह अपने म्यूजिक से जानवरों को सम्मोहित करती थी। अपनी सेना खड़ी करते वक्त वह बहुत ज्यादा खतरनाक जंगलों में प्रशिक्षण लेती थी और उसके साथ उसकी टीम भी होती थी। वहीं उसने जानवरों को काबू करना सीखा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे बहुत सारे जानवरों ने घेर लिया, यहाँ तक कि उसकी टीम की जान भी खतरे में पड़ गई। उसमें से बहुत ज्यादा लोग घायल हो गए और वह खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो गई। तभी उसे यह विचार आया कि अगर वह एक जानवर को सम्मोहित कर सकती थी और काबू में कर सकती थी, तो ऐसा भी जरूर कोई तरीका होगा कि वह एक साथ कई हजार जानवर को काबू में कर ले। तभी उसने अपने रिसर्च शुरू कर दी और उसने एक खास तरह की धुन बनाई। उसे शायद वह खुद अकेले ही बजा सकती थी। उसे धुन को बजाने के लिए भी खास वाद्य यंत्र की जरूरत थी। आम लकड़ी या फिर धातु से बने हुए वाद्य यंत्र यह धुन नहीं बजा सकते थे। इसीलिए इस पुरानी जैड बांसुरी को उसने खुद ही खोजा था और उसने इस धुन का निर्माण किया था। और जैसे जैसे वह धुन बजा रही थी, वैसे वैसे आसपास खड़े सभी खतरनाक जानवर अनाया के आसपास इस तरह से बैठ गए जैसे अनाया उसकी मालकिन हो। अनाया ने धुन खत्म की और आसपास एक नजर डाली और संतुष्ट मुस्कान देते हुए बोली, वैसे अभी तुम्हें कैसा लगा? ये सब कुछ पसंद तो आया? हर्षवर्धन भी अनाया के सर पर हल्का सा किस करते हुए बोला, अंडरस्को बीवी तुम बहुत प्यारी हो। मुझे पता है तुम जैसा कोई नहीं।
वही सामने खड़े हुए लोग अभी भी अनाया को घूर रहे थे, जिनमें से कुछ दुश्मन के लोग थे और बाकी विक्की सहगल और जितेंद्र राणा थे। दुश्मन के लोग चिल्लाकर बोले, तुमने ये क्या किया और यह जानवर तुम्हारी बात कैसे मान सकते हैं। न उसमें से एक आदमी जो जानवरों को प्रशिक्षित करता था, वह आगे आया और जानवरों को ऑर्डर देते हुए बोला, इन लोगों को मार दो, तुम लोगों को यही प्रशिक्षण दिया गया है। लेकिन जानवर अनाया के समूह को छोड़कर उन सभी पर ही गरजने लगे। अनाया धीमी मगर तीखी आवाज में बोली, सबका सफाया कर दो। अभी वह इतना ही बोली थी कि जानवरों के ग्रुप में से एक ग्रुप आगे बढ़ा और दुश्मनों पर टूट पड़ा। थोड़ी दिन में सामने जो 20-25 लोग खड़े थे, वह जानवरों की क्रूरता का शिकार हो गए और उन सब की मौत वही हो गई। वही जितेंद्र राणा आगे आते हुए बोला, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही टैलेंट है, तुमने ये कैसे किया, मुझे ये बताओ। अनाया उसे घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ, चलो हम आगे चलते हैं। वो जैसे ही आगे पहुंचे, अनाया को इतना सीरियस और खामोश देखकर हर्षवर्धन चिंतित आवाज में बोला, क्या बात है। तो अनाया बोली, यहाँ से आगे का इलाका सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर एक बहुत बड़ा बेस है, ऊपर एक 3 मंजिला इमारत है, लेकिन पेड़ों की वजह से वह छुप गई है। यहाँ तक कि अंडरग्राउंड में वह 3 मंजिला है और हर मंजिल पर खतरनाक चीज रखी हुई है। अभी भी 500 से 400 लोगों का ग्रुप इस एरिया की निगरानी कर रहा है और वह लोग काफी खतरनाक भी है। यहाँ से एक गलती और शायद सच में हमारी जान चली जाएगी। ये सुनकर जितेंद्र राणा अनाया को देखते हुए सीरियस आवाज में बोला, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तू हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो और हम इतनी खुफिया तरीके से यहाँ क्यों आए हैं। तो अनाया सामने अंधेरे जंगल को देखते हुए बोली, यह अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक इंसान शाकाल का अड्डा है। ये सुनते ही हर्षवर्धन का ऑरा खतरनाक हो गया और उसके आसपास का ऑरा सबको ठंड लगाने के लिए काफी था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड किंग और शाकाल की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। हर्षवर्धन को वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं था। अनाया उसे खतरनाक जगह को देखते हुए आगे बोली, शाकाल हमेशा ही तुम लोगों से बच जाता है और उसका पैटर्न कभी नहीं बदलता, फिर भी तुम लोग उसे नहीं पकड़ पाते। ये सुनकर विक्की बोला, ये तो हमें भी पता है, लेकिन इसकी वजह नहीं पता। तो अनाया बोली, क्योंकि शाकाल के लोग पहले ही तुम पर बहुत अच्छे से नजर रख रहे हैं और जब भी उसका कोई बड़ा कंसाइनमेंट होता तो वह अंडरवर्ल्ड की कोई ना कोई मीटिंग रख देता है। अंडरवर्ल्ड के जो गैंग तुम्हारे अंडर होने का दावा करते हैं, उनके कई सारे लोग उसके अंदर आते हैं। यही वजह है कि कभी भी तुम उसे जीत नहीं पाए। आज रात को भी तुम लोगों की एक अंडरवर्ल्ड मीटिंग थी और आज रात को ही उनका एक कंसाइनमेंट जा रहा था। चीन में 200 लड़कियां और 300 बच्चे हैं। बच्चे तो सभी वही लावारिश ही, जिनको आसपास के राज्यों से इकट्ठा किया गया है और यह किसी खतरनाक संगठन के पास जा रहे हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वही यह सुनकर हर्षवर्धन और विक्की और जितेंद्र राणा के चेहरे में बदलाव आ गया। यहाँ तक कि सेक्रेटरी रजत भी थोड़ा चौंक गया। अनाया को देख रहा था, सिर्फ बेला ही ऐसी थी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वह बस आसपास की चीजों को एनालाइज कर रही थी। तभी हर्षवर्धन बोला, इसीलिए तुम मुझे यहाँ लाए हो ताकि मैं इस जगह को बर्बाद कर सकूं। अनाया बोली, हमें जितना दिख रहा है शाकाल इतना भी सिंपल नहीं है। मेरे सूत्रों के मुताबिक उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। इतने सालों में उसने कई लोगों को अपने अंदर रखा है और वह बहुत ज्यादा क्रूर है और शायद उसकी क्रूरता की वजह से ही अगर तुमने सामने से अटैक किया तो शायद गवर्नमेंट भी तुम्हारा साथ न दे पाए। वह गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भूत की तरह आओ और इस जगह को बर्बाद कर दो और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि यह किसने किया। यहाँ तक कि तुम जिन लोगों को बचाओगी उसे भी इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए। पीछे सबूत छोड़ना मेरा तरीका नहीं है। ये सुनकर हर्षवर्धन भी सीरियस होकर आसपास के एरिया को घुटने लगा। जितेंद्र राणा गंभीर आवाज से बोला, अगर जैसा तुमने कहा इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या हमें उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें बचाना नहीं चाहिए। ये सुनकर अनाया उसे सुनसान जंगल को देखते हुए बोली, अंडस्को, इस बार हम एक देश से 2 निशाने लगाएंगे। हम सभी आदमियों को मार देंगे और हमारे आने के सभी निशान मिटा देंगे और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। इन लड़की और बच्चों को बचाने के लिए मैं देखना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के ऐसे कौन से हाई पोस्ट अधिकारी हैं जो शाकाल के साथ मिले हुए हैं।
इतना बड़ा नुकसान शाकाल ऐसे ही सहन नहीं करेगा। वह जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगा है जिसे वह इस कंसाइनमेंट को वापस हासिल कर सके, या फिर कुछ और करेगा। ये सुनकर विक्की सहगल बोला, अगर भाभी अपने ऐसा किया तो उन मासूम लड़कियों और बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर अनाया बोली, चिंता मत करो, उन बच्चों और लड़कियों के साथ कुछ नहीं होगा। हमें तो बस कुछ गद्दारों को बाहर निकालना है। वैसे भी पूरा समाज अंदर से खोखला हो चुका है। हम हर किसी को एक साथ नहीं पकड़ सकते। हमें सब कुछ धीमे धीमे करना होगा। तभी जितेंद्र राणा, जो कब से उन लोगों की बातें सुन रहा था, वह गंभीर आवाज में बोला, तुम ठीक हो, चलो शिका पार चलते हैं। वैसे भी शाकाल कोई अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर अनाया बोली, अंडस्को, इस बार हम बारी बारी से काम नहीं कर सकते। हमें सब कुछ एक झटके में खत्म करना होगा। ये सुनकर हर किसी की नजरें अनाया पर टिक गई, जैसे पूछना चाहते हो, कहना क्या चाहती हो, लेकिन अनाया कुछ नहीं बोलो। तो जितेंद्र राणा उसे घूरते हुए बोला, अब ये भी बता दो कि करना क्या है और इतना सस्पेंस क्यों रख रहे हो। हमें बस उन्हें मारना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनाया उसे घूरते हुए बोली, तुम सच में जल्दी का काम शैतान के वाले इंसान हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि शाकाल जैसा आदमी, जो इतना खतरनाक है और लोगों की कमजोरी पर अपना साम्राज्य खड़ा करके बैठा है, वह अपने इतने बड़े अड्डे को ऐसे ही बिना सिक्योरिटी को छोड़ देगा? तुम सच में बददिमाग हो। वही उसकी बात सुनकर जितेंद्र राणा उसे घूरते हुए गुस्से में बोला, तुम बदमाश लड़की ने तुम्हें सहन कर रहा हूं क्योंकि तुम हर्षवर्धन की बीवी हो। इसका मतलब यह नहीं है। लगता है तुम मुझे कम बुद्धिमान बोलो। तो अनाया उसे घूरते हुए बोली, अंडस्को, इसमें बोलने वाली क्या बात है? सच में तुम बुद्धिमान हो। जो तुम्हारा इतना सा भी दिमाग नहीं चल रहा, क्या वो छोड़कर चला जाएगा? क्या अनाया शाकाल से जोर पाएगी?